हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज जो हम चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को अगर आपने समझ लिया तो उसमें ज़रूर आपके जो टोटल स्कोर रहेगा उसमें ये ज़रूर कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ाने का काम करेगा। तो साइंस का ये चैप्टर जो है उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर स्कोरिंग होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन देखिए मैं इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। ओके, लेकिन ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। कब डिफिकल्ट नहीं है? अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, तब ये चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, वो चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए आज जो मैं वीडियो में चैप्टर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले उसे अच्छी तरीके से आपको समझना है। जो भी प्रॉपर नोट्स मैं लिख कर दूंगा बोर्ड पे या तो बताऊंगा, तो उसे आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है। सारे फॉर्मूलेज जो भी कंसेप्ट मैं बताऊंगा उसके अच्छे से आपने नोट्स प्रिपेयर करना है, और साथ में जो भी चीज़ समझा रहा हूँ उसे अच्छे से समझ लेना है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इस चैप्टर को समझने के लिए। देखिए अब चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी कार्बन क्या होता है, देखिए हमने जैसी कुछ एलिमेंट्स के बारे में लास्ट ईयर पढ़ा है। एलिमेंट्स क्या होता है, अभी तक पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने सुना होगा। अभी तक पीरियोडिक टेबल में 118 अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट बोल सकते हैं 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। उसमें से कुछ मैन मेड है, कुछ मैन मेड है, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर सेड टू बी आर्टिफिशियल, ओके, डिस्कवर बाय द ह्यूमन बींग्स। अभी इस टोटल एलिमेंट में से एक कार्बन है। जैसे अगर हमने इस कार्बन के बारे में पढ़ना है तो पीरियोडिक टेबल एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसकी पोजीशन आपको पता चलेगी। और एट लीस्ट हर एक बच्चे को कम से कम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नाम जरूर याद होना चाहिए। जैसे कि 1 to 20 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। जिस ऑर्डर में मैंने ये सारे एलिमेंट अप टू 20 बताया है, यही अगर नंबरिंग की जाए तो वही नंबर इसके एटॉमिक नंबर भी हो जाते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पीरियोडिक टेबल से मिल सकती है, तो आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। अब इस नंबरिंग में मुझे 6th प्लेस पे जो एलिमेंट है वो है कार्बन। ओके, तो इसी कार्बन के बारे में हम बहुत डिटेल में यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अब शुरुआत करते हैं इसके बेसिक से कि कार्बन के बारे में आप लोगों को क्या पता है। ओके, कार्बन के बारे में आप लोगों को क्या पता है? देखिए अगर आपके दिनों की शुरुआत जब होती है, अर्ली इन द मॉर्निंग से उठते हो टिल नाइट बोल सकते, सुबह से लेके रात तक आप जो शुरुआत होती है उसमें कौन सी चीज़ से आप इंटरेक्ट होते हो, कौन सी चीज़ आपके कांटेक्ट में आते हैं, अगर उसकी लिस्ट बना दिया तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ प्लास्टिक से बने हुए आते हैं, कुछ वुडन आर्टिकल्स है, ओके, कुछ रबर आर्टिकल्स है, ओके, ऐसी बहुत सारी एटम्स की लिस्ट आप बना सकते हो। लेकिन अगर इस सारे एटम्स को हम एक अलग नज़रिए से देखते हैं, अलग डायरेक्शन में इसके बारे में सोचते हैं और सिंपल सा एक चीज़ करके देखते हैं कि सारे एटम को अगर हमने बर्न करके देख लिया तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको तो ये सारी चीज़ें पता ही है। कोई भी चीज़, मोस्ट ऑफ चीज़ अगर हम चलाते हैं तो वो ब्लैकिस्ट कलर्ड प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा ब्लैक कलर का रहेगा, उसमें ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती जब भी प्लास्टिक, रबर, इस तरह की वुडन आर्टिकल जो भी रहेगा, तो वुड जो रहेगा उसको अगर हम बर्न करते हैं लास्ट में ब्लैकिश सब्सटेंस ही फॉर्म होता है। एंड दिस ब्लैकिश सब्सटेंस इज नथिंग बट द फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ओके, या तो इसे कार्बन भी बोल सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ थिंग नेचर में जितने भी अवेलेबल है, मोस्ट मतलब ऑल नहीं कहूँ तो मोस्ट ऑफ थिंग नेचर में जो प्रेजेंट है, ओके, उसका लास्ट जो फॉर्म रहेगा किसी तरीके से भी उसका एंड हो जाए, बर्निंग प्रोसेस से हो जाए या तो नेचुरली कुछ अलग तरीके से हो जाए, तो उसका जो लास्ट एंड फॉर्म रहेगा वो कार्बन ही रहेगा। तो ये एलिमेंट जो बड़ा यूनिक टाइप का एलिमेंट है कार्बन। ओके, तो इसके बाद हम जो कार्बन के बारे में देखने वाले हैं वो चीज़ है कि अब देखिए हम वी आर
लिविंग बींग्स, और अर्थ जो है वो हमारा मतलब रहने का एक प्लेस है, प्लानेट है, उस प्लानेट के ऊपर हम लिविंग बींग्स रहते हैं। और इस अर्थ के ऊपर, अब मैंने कहा कि हर एक चीज लास्ट में कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस अर्थ के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, तो उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि एयर में कितना परसेंट कार्बन है। इट इज 0.03% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद में रखना पड़ेगा। एयर में हो सकता है कि ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी पूछा जाए, बिकॉज इट इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओनली। जितना भी एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में दूंगा, इट इज जस्ट रिलेटेड टू बोर्ड ही रहेगा। इसमें से कोई भी बात जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। आउट ऑफ सिलेबस इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड हम जाते हैं हरदम। तो ध्यान में रखिएगा कि एयर में ऑन द अर्थ सरफेस जो एयर प्रेजेंट है, ओके, विच इज अ मिक्सचर्स ऑफ सो मेनी गैसेस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रहता है। तो उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ CO2 गैस, इट इज 0.03%। ये तो हो गया अर्थ सरफेस के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है उसके बारे में। अंडर द अर्थ बात करते हैं, अंडर द अर्थ क्रस्ट अगर बात करते हैं, तो कार्बन का जो परसेंटेज है, इट इज नथिंग बट 0.02%, इससे कम है। ओके, 0.01% कम है। और ये जो अंडर द अर्थ क्रस्ट कार्बन एग्जिस्ट करता है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो ये देख लेते हैं किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फ्यूल के फॉर्म में। ओके, पहला फ्यूल के फॉर्म में, दूसरा कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कार्बोनेट जो वर्ड आया, इसके बारे में ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में और 3 में आप पढ़ चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट से एग्जाम्पल अगर देखें तो चॉक हो गया, ओके, मार्बल्स हो गया, ये सारे कार्बोनेट्स के डिफरेंट फॉर्म्स हम बोल सकते हैं। तो इस फॉर्म में भी कार्बन एग्जिस्ट करता है अंडर द अर्थ क्रस्ट। और साथ में हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन, ओके, हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में भी ये अंडर द अर्थ क्रस्ट एग्जिस्ट करता है। दिस थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से जो हाइड्रोकार्बन है, इसके बारे में बहुत डीप में पढ़ने वाले आगे। ओके, तो ये हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में अगर हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो क्या होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, ओके, एंड कार्बन मीन्स कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के जितने भी कंपाउंड बनेंगे जिसमें कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके, उसका सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, मीथेन गैस। ओके, मीथेन। अब ये मीथेन गैस क्या है, जैसे किचन में जो भी हम गैस स्टोव यूज करते हैं, या तो सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर है उसमें जो गैस प्रेजेंट है, ओके, दैट इज अ मीथेन गैस। ओके, तो उसका हम किचन में यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, जो भी गैस का यूज करते हैं। ओके, स्टोव जलाते हैं तो ब्लूइश फ्लेम निकलती है। ओके, दिस बर्निंग गैस इज नथिंग बट मीथेन गैस। ओके, तो ये मीथेन गैस जो है, इसका फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं CH4। तो यहाँ हमें दिख रहा है दिस मीथेन गैस कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। इस तरीके से इथेन गैस भी है विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो ऐसे जितने भी कंपाउंड्स रहेंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट रहेगा, ऑल दिस कंपाउंड्स आर सेड टू बी हाइड्रोकार्बन। ओके, तो हमने यहाँ देखा है कि कितना परसेंट कार्बन एग्जिस्ट करता है एयर में अंडर द अर्थ क्रस्ट। अंडर द अर्थ क्रस्ट किस फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है, ये सारी चीजें हमने इंफॉर्मेशन ले ली है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या रहेगा कि जैसी लास्ट जो चैप्टर हमने मेटल और नॉन मेटल पढ़ा है, उस लास्ट चैप्टर में आपने कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टडी किया है। उस बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आयनिक बॉन्ड। ओके, अब ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं। आयनिक बॉन्ड मतलब बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू आयंस, और ये दो आयंस क्या रहेंगे, अपोजिटली चार्ज रहेगी, अपोजिटली चार्ज स्पेसिस रहेगी। ओके, एक पॉजिटिवली चार्ज बोल सकते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस रहेगी, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है आयनिक बॉन्ड। लेकिन फॉर्म कैसे होता है आयनिक बॉन्ड, उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, चैप्टर नंबर
2 में आपने पढ़ा है। तो इसको शॉर्ट में थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। अब सोडियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। तो सोडियम क्या करेगा, कोई भी मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। अब देखिए सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, ये क्या करे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेते हैं 281। तो ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके, ये दे दिया इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना नेगेटिव चार्ज वो एक्वायर करेगा और आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और वैसे ही क्लोरीन के बारे में अगर देखते हैं तो क्लोरीन की टेंडेंसी, मतलब नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड इट फॉर्म्स नेगेटिव आयन, दैट इज Cl माइनस आयन। जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतने नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है कोई एटम तो उसके ऊपर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। ओके, या तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कोई एटम तो उसके ऊपर 2 माइनस चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो एक्चुअली यहाँ प्लस आएगा, एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल की टेंडेंसी क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इट बिकम पॉजिटिव आयन। और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, इट बिकम नेगेटिव आयन। और ये जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कंबाइन अगर हो जाते हैं, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इट गिव्स NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड हम घर में यूज करते हैं, खाने के इसमें जो नमक मिलाया जाता है, दैट इज नथिंग बट द कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। और ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दैट इज द आयनिक बॉन्ड। अब देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे हुआ, बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन ले रहा है। द बॉन्ड फॉर्म बाय गिविंग एंड टेकिंग इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी आयनिक बॉन्ड। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ओके, तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बाय गिविंग द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 atoms by giving and taking electron is called as ionic bond। और जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड। जैसे NaCl यहाँ फॉर्म हो तो NaCl को हम आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। तो यह जो पहला हमने टॉपिक यहाँ डिस्कस किया है दैट इज आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया है। ओके, कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। अब देखिए यहाँ आयनिक बॉन्ड गिव एंड टेक इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रहता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ओके, एंड दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बोल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ दूसरा और एक बॉन्ड फॉर्मेशन हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, पहले इस कोवैलेंट बॉन्ड को या फिर कोवैलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ये क्या होता है ये भी देख लेंगे और दोनों को कंपेयर करते हैं। अब देखिए कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो डोनेट या एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नहीं करते, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो बॉन्ड कैसे बनाते हैं, तो आपस में कुछ इलेक्ट्रॉन जो भी रिक्वायरमेंट रहती उतने इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और दोनों के बीच में जो मींस बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, such a bond is said to be the covalent bond and the compound so formed is said to be the covalent compound। अब देखिए कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं इसमें, इसी कार्बन के बारे में ही ले लेते हैं। अब कार्बन को अगर डिटेल में और से स्टडी किया जाए तो कार्बन जो है C फॉर कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर जो है इट इज 6। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड देन 6th वन इज कार्बन। अब एटॉमिक नंबर 6 है, पीरियोडिक टेबल में 6th प्लेस पे है ये। अब इस कार्बन का अगर और डिटेल में अगर हम जानकारी अगर हासिल करना चाहे तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस है कार्बन का, मान लीजिए थोड़ा बड़ा साइज बना लिया मैंने बिकॉज उसमें के टर्म्स हमें देखना चाहिए। तो न्यूक्लियस में क्या रहता है वो देख लेते हैं। न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, किसी भी एलिमेंट के एटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और न्यूक्लियस में क्या रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं और हर एक जो एलिमेंट है उसका पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर भी रहेगा। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6।
अब ये एटॉमिक नंबर कौन डिसाइड करता है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, या मान लेते हैं कि न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन भी 6 रहते हैं, और इसके अराउंड जो आउट ऑफ द न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो देखिए डिटेल में आपको इसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे मिस मत कीजिएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो देखिए कार्बन का ये एटम हो गया, ये न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। कितने रहते हैं भैया? तो 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स कार्बन के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन कहाँ है? तो न्यूक्लियस के बाहर विद इन द एटम जितना भी अवेलेबल स्पेस है, उस स्पेस में क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का भी पोजीशन फिक्स रहता है। जैसे हमें ये पता है कि जैसे कोई एटम है, ये कार्बन एटम है, ओके, सो अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो रहेगी, हर एक एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम के जो अवेलेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स रहेगी वो शेल से रिप्रेजेंट रहता है। किसी भी एटम में हम नंबर ऑफ शेल्स काउंट कर सकते हैं, इट इज फिक्स्ड। तो नंबर ऑफ शेल्स कितने रहते हैं इसको हम काउंट कर सकते हैं। के शेल, एल शेल, एम से यानी एन शेल, के एल एम एन, ये शेल्स बोल सकते हैं, इसको ऑर्बिट बोल सकते हैं। तो इस शेल की एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती है जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स रहते हैं। जैसे ये कार्बन एटम है, ओके, कार्बन एटम, दिस इज फर्स्ट शेल, के शेल बोल सकते हैं, के एल शेल, एम शेल बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6, प्रोटॉन मिस पी प्लस 6 है, न्यूट्रॉन कितने? वो भी 6 है। लेकिन ये दोनों चीजें कहाँ प्रेजेंट रहेगी? न्यूक्लियस के अंदर में। अब जो इलेक्ट्रॉन है आउट ऑफ द न्यूक्लियस रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ रहेगी? विद इन द सेल। तो ध्यान में रखिए कि जितने भी नंबर ऑफ शेल्स present at first, second, third, which are represented by K, L, M, and so on. Okay, तो K शेल में मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगी वो 2 रहेगी। ओके, इसका इलेक्ट्रॉन जो उसमें प्रेजेंट रहेगा, मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहेंगे फर्स्ट शेल में वो 2 रह सकते हैं, उसके ऊपर नहीं रहेंगे। तो ये कंप्लीटली फिल्ड शेल हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट शेल के ऊपर, ये आता है ये एल शेल। अब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट रहेंगे एल शेल में वो रहेंगे 8। ओके, तो स्टेबिलिटी, किसी भी एटम की स्टेबिलिटी के लिए जो भी शेल रहेगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अब देखिए कार्बन की यहाँ बात करें, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके? ये भी 6 है। तो यहां हम देखते हैं कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में आगे, बचे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे। तो यहाँ दिख रहा है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ डिनोट कर दी है डॉट से। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी मैंने क्या कहा कि स्टेबिलिटी के लिए किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होना चाहिए फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। ओके, अगर ऑक्टेट कंप्लीट हुआ तभी वो स्टेबल हो पाएगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में प्रेजेंट है वो 4 ही है। अब क्या होगा? अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है कार्बन को स्टेबिलिटी के लिए, तो किसी न किसी तरीके से यहाँ अरेंजमेंट करेगा। ओके, तो वही अरेंजमेंट किस तरीके से होता है हमें यहाँ सीखना है, देखना है और समझना भी है। ओके, तो यहाँ देखिए कार्बन जो है, यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो किसी से ले क्यों नहीं लेता है? अगर वो किसी से एक्सेप्ट करेगा, या तो फिर अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन है किसी को दे क्यों नहीं देता है? ओके, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आता है कि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट क्यों नहीं करता है या फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है फॉर द स्टेबिलिटी। या तो दूसरे फॉर्म में भी ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाई कार्बन डू नॉट फॉर्म, ओके,
कार्बन डू नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है? ओके, तो इसका आंसर या तो और एक क्वेश्चन भी इसमें हो सकता है, व्हाई कार्बन फॉर्म ओनली कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं जिसका आंसर में एक कॉमन आंसर लिखने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करके रखना है कि इस टॉपिक जो भी हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका आंसर जो भी लिखे वो कॉमन आंसर रहेगा सारे क्वेश्चन का। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म करता है, या तो फिर कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों फॉर्म करता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देख रहे हैं कि देखिए, अब यहां हम इसके दो पॉइंट्स लेते हैं और उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 में हमें समझना है, अब कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल था, जैसे ये हम यहां बना लेते हैं एक और डायग्राम इसको मिटा के, कि this is first shell of carbon contain 2 electrons and this is outermost shell। तो दो ही शेल बनाने की जरूरत है, तीसरी की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट और सेकंड शेल में ही है। अब देखिए, कार्बन के बाद जो जो बाहर वाला शेल है उसे आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इसकी वैलेंसी डिसाइड करती है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4, और वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज द सेम एज 4। दैट्स व्हाई कार्बन इज आल्सो नोन एज टेट्रावैलेंट। ओके, सो कार्बन को टेट्रावैलेंट भी कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि उसकी वैलेंसी जो है 4 है। 4 क्यों, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है वो 4 है। ओके, तो यह हो गया वैलेंसी की बात। अब आते हैं कि कार्बन, जो क्वेश्चन मैंने कहा था कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों फॉर्म करता है। तो अब आयनिक बॉन्ड का हमने जब एग्जांपल लिया था, फॉर्मेशन ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बोल सकते हैं, तो मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। सिंगल रहेगा, सिंगल पार्टिकल रहेगा तो मॉलिक्यूल, ओके, और ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स रहेगा तो कंपाउंड बन जाएगा उसमें। तो NaCl की बात किया हमने, इसमें क्या आयनिक बॉन्ड फॉर्म या तो आयनिक कंपाउंड बन रहा है। तो कार्बन वैसे कुछ काम क्यों नहीं करता जिससे कि वो आयनिक कंपाउंड या तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करे। तो देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट रहेगा, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ओके, या 4 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो 4 और जो लेगा 4 और 4 8 हो जाएगा, तो जिससे कि स्टेबिलिटी फॉर्म हो जाना चाहिए। इफ, या लिखेंगे हम, इफ कार्बन एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन, ओके, तो सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी कितना हो जाएगा, 4, और ये 2 कितना हो जाएगा, 6, और जो 4 बाहर से ले रहा है इस शेल को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए सेकंड शेल को में, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी रहती है, 8, या 4 ऑलरेडी है और 4 बाहर से लेगा, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। इस आउटर शेल की बात कर रहे हैं, 4 और 4 चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, ताकि ऑक्टेट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट होने के लिए। तो 4 अगर ले लेता है, इफ कार्बन एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन, सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा ओवरऑल विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 10 नहीं हो गया, ये 6 प्लस ये 10 हो जाएगी, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 4 अगर लेगा तो 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है फर्स्ट शेल में 2 और आउटर मोस्ट शेल में 4, तो 6 और ये 4 जो लिया बाहर से 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन्स है। ओके, पॉजिटिव आयन बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोल सकते हैं, इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल बोल सकते हैं। इसमें जो 6 प्रोटॉन ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके है, तो इसमें बैलेंसिंग हो रही है। ओके, ये जो 6 प्रोटॉन है ये 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके, 2 और ये 4 को, अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाते हैं, तो ये 6 प्रोटॉन वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। इस वजह से कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो हम यही सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज very difficult for 6 proton
टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इस रीजन के वजह से कार्बन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो ये पहला रीजन हो गया। चलिए, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है तो डोनेट तो करेगा। अगर डोनेट करता है तो क्या होगा, देखते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2, इफ कार्बन डोनेट्स 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, कार्बन डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन, अगर डोनेट करता है तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यहां से निकल जाएंगे, चारों इलेक्ट्रॉन इस आउटरमोस्ट शेल से निकल जाएगा। ओके, लेकिन इस 4 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन को ये 6 प्रोटॉन बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके है, बांध के रखा गया है। ओके, बांध के मतलब होल्ड करके रखा है। 6 प्रोटॉन में जो न्यूक्लियस में जो 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, उसने इस 6 इलेक्ट्रॉन को, जो कि फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके बीच में, इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और प्रोटॉन के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, ड्यू टू द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 6 प्रोटॉन्स एंड द 6 इलेक्ट्रॉन, it is very difficult to remove this 4 electron from this outermost shell. अगर वो मीन्स रिमूव कर भी लेते हैं, so there is a requirement of large amount of energy to remove such a 4 electron from this outermost shell, हम बोल सकते हैं। so large amount of energy is required to remove this 4 electron. okay, तो यही हम यहाँ पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे, if carbon donate 4 electron. okay, so या तो हम लिख सकते हैं 6 प्रोटॉन्स, यहां हम कॉमा करके लिखेंगे। ओके, होल्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स वेरी स्ट्रांगली। ओके, अगर वो एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस 4 इलेक्ट्रॉन, एंड लार्ज अमाउंट of energy is required to remove these 4 electron. okay, तो ये 2 पॉइंट की वजह से हम बोल सकते हैं कि कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता है। लेकिन इसमें और एक चीज आपको ऐड करना है, ये 2 पॉइंट का तो जस्ट रिकॉल करते हैं। इफ कार्बन एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन, तो यह हम लिख सकते हैं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या लिख सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फॉर्मिंग C4 माइनस व्हाट, एनायन, C4 माइनस एनायन फॉर्म करेगा। और यहाँ इफ कार्बन डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा, फॉर्मिंग बोल सकते हैं C4 प्लस केटायन। तो ये 2 चीजें इंक्लूड जरूर करना है इसमें आपके दोनों सेंटेंस में। अगर कार्बन डोनेट करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और पॉजिटिव आयन होते हैं, वैसे ही पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं इसे। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये कैटायन हो जाएगी, कैटायन स्पेस पॉजिटिव आयन, और एनायन मतलब नेगेटिव आयन। तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट अगर करता है तो एनायन बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें कि हमने ये देखा है कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म करता है। अब देखेंगे कि अगर आयनिक बॉन्ड कार्बन फॉर्म नहीं करेगा तो उस फिर दूसरा क्या उसके पास रास्ता है जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी फॉर्म करेगा। तो दूसरा उसके पास रास्ता है फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये पार्ट था आयनिक बॉन्ड का, खत्म हो चुका है। सो कार्बन फॉर्म या लिख सकते हैं हम उस 2 पॉइंट के बाद में ये भी एक्सप्लेनेशन लिखना है। सो कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो कार्बन क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद, हम बोल सकते हैं विद कार्बन एटम भी बोल सकते हैं, विद कार्बन एटम और एटम्स भी बोल सकते हैं, और एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। ओके, तो कार्बन क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे करेगा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे किसी 2 बंदे हैं, एक को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और एक के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है,
तो जिसके पास एक्स्ट्रा है वो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन अपना लेगा और इसको एक जरूरत है, ओके, तो ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। किस तरह से शेयरिंग होती है भी बता देता हूं मैं। जैसे अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी है कार्बन की 4 वैलेंसी। अब कार्बन किस तरीके से शेयरिंग करता है वो देख लीजिए। अब देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो उससे समझ में आ जाएगा। ओके, ये एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी। कार्बन ओके टेट्रावैलेंट है, तो ये चीज और एक चीज अच्छे से नोट करके रखना है, कभी भी कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा, चाहे वो कार्बन के साथ ही करो या फिर अदर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के साथ करो, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन जरूर शेयर करेगा, जिसके वजह से वो 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड अलग अलग टाइप के रह सकते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड या फिर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके बारे में अभी डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है। कभी भी 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये चारों बॉन्ड हमने बना लिए हैं। और ये 4 बॉन्ड किसके साथ भी बना सकता है, मान लेते हैं हाइड्रोजन के साथ ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये सिंगल बॉन्ड सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यह सिंगल 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया कार्बन ने। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम डैश स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरीके से ये शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ, वो भी चीज हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे हाइड्रोजन में, वो भी 1 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, हम इसकी वैलेंसी भी लिख सकते हैं, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1 है और कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4 है। अब देखिए या एक हाइड्रोजन एटम में जो आउटर मोस्ट शेल में, तो आउटर मोस्ट शेल मतलब एक ही शेल रहेगा, उसमें उसके शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है 1 है, ओके। लेकिन अगर हाइड्रोजन का शेल की बात करिए, एक ही शेल हाइड्रोजन में प्रेजेंट है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, लेकिन फर्स्ट शेल में मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होती है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही है, तो उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी हाइड्रोजन को फॉर इट्स स्टेबिलिटी, तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लेते 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से हमने डिनोट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो क्या करेंगे दोनों मिलके, एक कार्बन जो उसके 4 इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, ओके। और इस तरह की शेयरिंग ये हो जाएगी। और यहाँ जो अब हाइड्रोजन के पास अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन है, जैसे इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये कार्बन का है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन भी यूज कर सकता है और कार्बन भी यूज कर सकता है, इस तरह से शेयरिंग होगी। तो कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल सेकेंड शेल में, वो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने हो जाएंगे 8, कैसे 8 हो जाएंगे। अब देखिए इस हाइड्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन भी यूज करेगा, वैसे इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ही कार्बन यूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी कार्बन यूज करेगा, तो 2 2 2 2 और 2 ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हो जाएगी, वो स्टेबल बन जाएगा, और साथ में ये चारों हाइड्रोजन भी स्टेबल बन जाएंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल था, इसको और डिटेल में हम आगे भी कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कार्बन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, वेराइटी ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। तो यहाँ हम कुछ अभी समझने वाले हैं कि देखिए कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं, ओके। कितने टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड रहते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ समझने वाले हैं। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ हेडिंग दिया हूं मैंने, चलिए कंपाउंड को हटा देते हैं। अब देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, 3 टाइप्स के कोवैलेंट बॉन्ड रहते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब यह सिंपल सा हम समझते एग्जाम्पल लेके कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स व्हाट, ओके। सिंगल ये वर्ड से समझ जाएगा कि एक,
ओके, सिंगल मतलब वन। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया था, अब देखिए एक हाइड्रोजन एटम, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, और एक एटम ले लेते हैं, अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वन। इसके भी आउटर मोस्ट शेल मतलब एक ही शेल रहती है, तो जनरली कॉमनली आउटर मोस्ट शेल ही बार बार वर्डिंग आती है, बट हाइड्रोजन कंटेन ओनली वन शेल, और उसके एक ही शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ओके, तो हाइड्रोजन की जो शेल है ये एक ही शेल रहती है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक ही इलेक्ट्रॉन है। आपने देखा होगा जितनी भी केमिकल रिएक्शन रिलेटेड टू हाइड्रोजन है, या तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एज अ प्रोडक्ट, जैसे मेटल नॉन मेटल में आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल, वाटर टू मेटल, उसमें हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है। लास्ट में प्रोडक्ट में हम H2 लिखते हैं, प्लस H2। ओके, तो उसे H के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा सकते? क्योंकि सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सेड टू बी स्टेबल बिकॉज इट्स शेल, ओनली सिंगल शेल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी के लिए उसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन एटम कभी भी एग्जिस्ट करता है नेचर में इन टर्म्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो वो कैसे होता है देख लेते हैं हम। जैसे वन एटम ऑफ हाइड्रोजन है, ये वन एटम। अब देखिए दोनों क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम, ओके, दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या फॉर्म करेंगे? H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। अब ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इसका और एक इसका, तो दो इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, दो इलेक्ट्रॉन ये भी यूज कर सकता है, ये दो इलेक्ट्रॉन ये भी यूज कर सकता है। इसलिए दोनों कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, दो एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, उसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं दोनों एक शेयरिंग कर मतलब यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से H2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ हम समझेंगे कि दोनों हाइड्रोजन एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया? दोनों हाइड्रोजन एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया आपस में। सिंगल इलेक्ट्रॉन is shared by both the hydrogen atom। जब भी किसी दो एटम के बीच में वन इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं। जो भी मैंने अभी बोला उसे नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्म होगा बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो ये था एक्सप्लेनेशन अबाउट द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सेकेंड पार्ट इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए डबल कोवैलेंट का बॉन्ड का मतलब होगा जब कभी दो एटम्स, किसी भी एलिमेंट के दो एटम आपस में टू टू इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, then the bond formed between such two atoms is said to be double covalent bond। तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें जरूरत नहीं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में दो एटम्स क्या करेंगे? वन वन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में दो एटम्स किसी भी एलिमेंट के क्या करेंगे? टू टू इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एंड फॉर्म्स द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सच टू एटम्स इज सेड टू बी डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा? उसमें थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। कोई भी एलिमेंट के दो एटम आपस में थ्री इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा सच अ बॉन्ड इज सेड टू बी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंपल इसके एग्जांपल देख लेते हैं। डबल कोवैलेंट बॉन्ड का है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल किस तरीके से फॉर्म होता है वो हम देखेंगे। अब यहां देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8th प्लेस में आता है पीरियोडिक टेबल में, तो उसका एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 2 6। 2 का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल विच इज कंप्लीटली फिल्ड। फर्स्ट शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की रहती है वो 2 ही रहती है, और सेकंड शेल की 8 रहती है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 ही है। तो आउटर मोस्ट शेल ऑफ द ऑक्सीजन कंटेन ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबिलिटी के लिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चाहिए, क्योंकि उसके सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब यहाँ ये एक ऑक्सीजन हो गया, दूसरा और एक ऑक्सीजन देखते हैं, इसका भी वही हाल है भैया। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 की जरूरत है, इसको 2 की जरूरत है, इसको 2 की जरूरत है। अब दोनों क्या करेंगे? आपस में 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और स्टेबल
कंपाउंड फॉर्म कर लेगी। ओके, किस तरह से फॉर्म करेगी तो देख लीजिए, हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ यूज करेंगे या तो दिखाएंगे शेयरिंग में। ध्यान में रखिएगा क्योंकि फर्स्ट शेल जो रहेगा इसका ऑलरेडी स्टेबल है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड हो चुके हैं। सेकंड शेल को फिल करना है कंप्लीटली, उसके लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। किस तरीके से शेयर करता है देख लीजिए। मान लेते हैं इसके जो एटम्स है ये इस ऑक्सीजन जो एटम दिया है उसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इस डॉट से बना रहे हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटर मोस्ट शेल में। अब यहाँ सेकेंड और हम बना लेते हैं, किसके लिए बनाते हैं, सेकेंड ऑक्सीजन एटम के लिए बना लेते हैं। ओके, दिस वन। यहाँ देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तो हम अगर इसको हम एक सर्कल के फॉर्म में अगर डिनोट कर देते हैं, ओके, तो ये जो कॉमन पार्ट बीच में आ रहा है, this common portion is nothing but the shared pair of electron which is used by both the atoms of oxygen। अब ये देखिए यह शेयर्ड पेयर जो हो गया, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। ये चारों जो इलेक्ट्रॉन है दोनों ने दो दो जो शेयर किया, ये 4 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन भी यूज कर सकता है, ये ऑक्सीजन भी यूज कर सकता है। अगर ये 4 ऑक्सीजन, ये 4 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन यूज करेगा और तो इसके पास ऑलरेडी 4 है, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो स्टेबिलिटी ये फॉर्म कर लेगा। सेम वैसे ही भी ये स्टेबिलिटी फॉर्म कर लेगा। अब यह क्या दिख रहा है कि इसमें दोनों एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज सेड टू बी डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू द व्हाट, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद जो बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन 2 एटम्स, शेयर करने के बाद, ध्यान में रखें शेयरिंग की बात कर रहे हैं, सो सच अ बॉन्ड इज सेड टू बी डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ओके, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड शॉर्ट में हम लिख लेते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, तो एग्जांपल है इसका फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। ओके, N2 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, देखिए नाइट्रोजन उसका एटॉमिक नंबर है 7। लिख लेते हैं पहले, ये सारी बेसिक चीज लिखना सीख लीजिए जिससे कि हर चीज आसान होती जाएगी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। अब देखिए एक नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं, जैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 5। फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड, सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसे जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो उसका सेकंड जो शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 है। 8 बनाने के लिए उसको 3 की जरूरत है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 की जरूरत है। एक नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो इस तरीके से अगर हमने 2 सर्कल्स अगर ड्रॉ कर लिए हैं, ये नाइट्रोजन एटम एक हो गया, दूसरा नाइट्रोजन एटम हो गया। अब यह 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसी की बात करेंगे हम, इसकी बात नहीं करेंगे। आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग वही से होती है, उसी में से होती है, ध्यान में रखिएगा। जो 5 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, उसी में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसी को स्टेबल किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अब इस 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने, यहाँ इस नाइट्रोजन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में चले गए, तो बच्चे कितने, 5 में से कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इसके भी 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोनों नाइट्रोजन के मिला के। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो दोनों आपस में शेयर किए 3+3 करके, ये 6 इलेक्ट्रॉन का जो शेयर पेयर है वो दोनों यूज करेंगे, ये नाइट्रोजन भी यूज करेगा, ये नाइट्रोजन भी। अगर इसने यूज किया तो 6+2 इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर इसने यूज किया तो 6+2 इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरीके से इसमें स्टेबिलिटी फॉर्म होगा और इन दोनों के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच, ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को हम बोल सकते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो यह ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो ध्यान में रखिएगा नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, एन ट्रिपल डैश एन
और इसे हम लिख सकते हैं N2 मॉलिक्यूल। अगर ऑक्सीजन की बात करें जिसमें कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड O, और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं O2 मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। और इसमें डिटेल में थोड़ा अगर जानकारी आपको चाहिए तो हम बोल सकते हैं दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन अगर ड्रॉ करने आया है तो आप इसे बना सकते हैं। एंड दिस वन इज कॉल्ड एज द डैश स्ट्रक्चर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। वैसे ही इस नाइट्रोजन के लिए ये जो ट्रिपल लाइन N हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज electron dash structure of nitrogen molecule, and this one is called as इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये चीज बहुत नोट करने लायक है, ध्यान में रखिएगा। आगे और भी एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं, डैश स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं, उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अच्छे से ध्यान देखिए, जरूर पढ़िएगा कि किस तरीके से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, और एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ओके, तो ये अभी हमने सारा डिस्कस किया था अबाउट द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, सिंगल डबल ट्रिपल। अब देखते हैं कि कुछ अलग अलग यानी एक्स्ट्रा चीजें जो कार्बन से रिलेटेड है, कार्बन जो एलिमेंट है जिसका पीरियोडिक टेबल में 6th प्लेस है, ओके, उस कार्बन एलिमेंट के कुछ एबिलिटी के बारे में डिस्कस करते कि कैसे कार्बन अकेला कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी उसमें प्रेजेंट है, और वो एबिलिटी की वजह से क्या क्या चीजें फॉर्म कर सकता है, कितने कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन ये बता दूं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो कहा था कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स है अभी तक पीरियोडिक टेबल में जिसका यूज करते हैं हम, 118 अप्रोक्सीमेट आसपास हो सकते हैं या 118 भी हो सकते हैं। इतने एलिमेंट में से अकेला कार्बन जो है, जितने भी केमिस्ट अभी उन्होंने नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाए यूजिंग कार्बन, अकेला कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। तो ध्यान रखिए कि सिंगल कार्बन जो है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, ओके, ये अकेला कार्बन दूसरे एटम्स ऑफ एलिमेंट के साथ या खुद कार्बन के साथ मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। ओके, तो आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर बाय द केमिस्ट साइंटिस्ट, जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से अकेला कार्बन ही इतने बना लेता कि बाकी मिलके भी इतने कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं। तो दिस इज सेड टू बी द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन। अब हमें ये देखना है कि अकेला कार्बन इतने कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो हमने अभी क्या देखा है कि अकेला कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इस नेचर को, कार्बन के इस नेचर को, जिसमें कि वो अलग अलग एटम्स ऑफ अलग अलग एलिमेंट्स के एटम से मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, इसी एबिलिटी ऑफ कार्बन को, इसी नेचर ऑफ कार्बन को हम बोलेंगे वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके, सो we are going to discuss versatile nature of carbon। ओके, अब ये वर्साटाइल नेचर क्या होता है कार्बन का, तो देख लीजिए। एक ऐसी बंदा है, ओके, एक कुछ यूनिक टाइप के इंसान रह सकते, एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। यूनिक टाइप के इंसान है जिस किसी भी अननोन पर्सन के साथ भी अगर वो मिल जाए तो उससे दोस्ती कर लेते। तो ऐसी कुछ यूनिक एबिलिटीज कुछ पर्टिकुलर इंसानों में होती है। कोई भी अननोन, किसी भी गरीब रहो अमीर रहो, किसी टाइप का भी बंदा रहो, ओके, अगर वो उस बंदे से मिल जाता है तो वो उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। लेकिन हर एक के बस की बात ये नहीं होती है। तो वैसा ही कुछ हमारा ये कार्बन एलिमेंट है। ओके, हर किसी के साथ अगर ये मिल जाता है तो जरूर कुछ नया कंपाउंड बना ही लेगा। लेकिन क्यों बनाता है, किस वजह से बनाता है, उसके लिए हम चेक करने वाले हैं, या एक्सप्लेन द वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसी एबिलिटी को वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन बोल सकते हैं कि हर किसी के साथ वो दोस्ती कर लेता है। अब देखिए उसमें आएगा सबसे पहले कैटेनेशन प्रोसेस। ये डेफिनेशन भी ध्यान में रखना है। व्हाट इज कैटेनेशन? कैटेनेशन, ओके, अभी कैटेनेशन क्या होता है,
ये सिंगल डेफिनेशन भी पूछी है, व्हाट डिफाइंड कैटेनेशन, या फिर अगर क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, तो उसमें ये पार्ट भी आना चाहिए। अगर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछा गया एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तो इसमें 4 से 5 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें से फर्स्ट पार्ट रहेगा कैटेनेशन। ओके, तो कैटेनेशन क्या होता है? इट इज द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म द बॉन्ड ओके विथ अदर कार्बन एटम। ओके, देखिए कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी है जो कि बॉन्ड फॉर्म करता है, और किस तरीके के बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? वो सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ लिखेंगे हम कैटेनेशन, इट इज द कैटेनेशन मीन्स व्हाट? इट इज द यूनिक एबिलिटी of carbon to form bond okay with carbon itself or atoms of other element। ओके, तो याद देखिए कैटेनेशन प्रोसेस में हम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट को फिलहाल इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि यह कैटेनेशन जो बोला एक चेन होगी, विद कार्बन तक सीमित रखते हैं। इसमें कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे कार्बन से, इस तरीके से एक लंबी सी चैन बनाता है। ओके, तो ये जो चैन कार्बन कार्बन पे रहती है, ये एंडलेस भी बोल सकते हैं, ये चल रहा है चैन। ओके, इस तरह की चैन बनते जाती है, तो कितनी भी लंबी ये चैन फॉर्म कर सकता है। सच टाइप ऑफ चेन इज सेड टू बी द स्ट्रेट चेन। ओके, तो ये पॉइंट हम अभी इसके बाद लिखेंगे। दूसरा, कार्बन की एबिलिटी ये होती है कि स्ट्रेट चेन के साथ साथ ये ब्रांच चेन भी बनाते जाएगा इस तरीके से। ओके, समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से ब्रांच चेन भी बनाएगा। और एक एबिलिटी कार्बन की है, तो ये स्ट्रेट चेन तो बनाता है, ब्रांच चेन भी बनाता है, लेकिन साथ में कार्बन क्या करता है? रिंग के फॉर्म में भी एक चेन बना लेता है, इस तरीके से रिंग फॉर्म वो चेन बना लेता है। ओके ओके, साइक्लिक ऑर्डर में। तो इस एबिलिटी ऑफ कार्बन की वजह से ओके वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। तो जो हमें कैटेनेशन प्रोसेस लिखना है, इट इज द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म द बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन बोल सकते हैं। आइदर मीन्स इट फॉर्म्स आइदर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन और रिंग चेन। ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से लिखना है। दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन इज सेड टू बी द, और दिस प्रोसेस इज सेड टू बी व्हाट? कैटेनेशन प्रोसेस। ये पॉइंट नंबर 1 था, जिसमें कि हमने समझा है कि कार्बन किस तरीके से चेन बनाता है। तो वो चीज हम लिख लेंगे, क्योंकि आपको नोट डाउन करना है सारी चीजें, और एज इट इज फॉर्म में हमें आंसर लिखना है इसका। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया आपका, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया आपका। इट फॉर्म्स स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग चेन। ओके, ये चीज शॉर्ट में लिखा हो, आप इसे डिटेल में लिख सकते हैं। तो कार्बन क्या करता है? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग चेन बनाता है। ओके, और आपको ये पता है कि कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही चेन नहीं बनाता है, तो बॉन्ड नहीं बनाता है, ये अदर एटम्स ऑफ एलिमेंट के साथ भी कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ये भी पॉइंट लिखना है कि कार्बन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड विथ atoms of other elements like okay, कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? कार्बन, कार्बन के साथ तो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, चेन फॉर्म कर रहा है। ओके, लेकिन वो कार्बन के अलावा अदर, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हाइड्रोजन का एग्जांपल देखा था, नाइट्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, CO2 की बात कर रहे हैं, एंड मेनी मोर। इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके एटम्स के साथ कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं, जैसे और एक पॉइंट लिखेंगे 4th वाला, कि कार्बन किसी भी एटम्स ऑफ एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड फॉर्म करता है, तो वो बॉन्ड जो रहता है स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, और इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कार्बन ऑलवेज फॉर्म
carbon always form strong covalent bond, okay, and it is highly स्टेबल। अब देखिए ये फोर्थ पॉइंट लिखी है हमने वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन की, कि कार्बन जब भी बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होगा और वो हाईली स्टेबल रहेगा। अब ये हाईली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड और मिलियंस ऑफ कंपाउंड कार्बन की किस नेचर के वजह से बनते हैं, या तो क्यों कार्बन में एबिलिटी है, तो उसके लिए ये सिंगल क्वेश्चन भी आता है कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में, व्हाई carbon always forms strong covalent bond and it is highly stable, or why which ability of carbon forms the millions of compound, तो उसका एक ही आंसर है, due to its small atomic size, okay, as compared to atoms of other element, okay। दूसरे एलिमेंट के एटम के साइज की बात करें तो कार्बन के एटम का साइज जो रहता है छोटा रहता है, स्मॉलर एज कंपेयर टू द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। इस यूनिक साइज के वजह से, तो ध्यान में रखिए मेन पॉइंट पे हम आ चुके हैं कि इस यूनिक स्मॉल साइज ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन के वजह से ये सारी चीजें कार्बन कर पाता है। तो ये था हमारा वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब ये एलोट्रॉप्स क्या होता है? इट इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन, ओके। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या होता है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। लेकिन ये जो एलोट्रॉप्स में डिफरेंट कंपाउंड्स हम देखने वाले हैं, ये अलग अलग कंपाउंड होते हैं। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन जो भी रहेगा सेम ही रहेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें चेंज हो जाती है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में। तो कार्बन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, विद एग्जांपल हम समझते हैं। तो ध्यान में रखिए, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसमें फर्स्ट आएगा डायमंड, ओके। अब डायमंड के बारे में, इट इज वेरी कॉस्टली, हम बोल सकते हैं कोई भी सब्सटेंस है डायमंड इज अ कॉस्टली सब्सटेंस, हम बोल सकते हैं क्योंकि प्रीशियस है। अब डायमंड कैसे बना हुआ? इट इज मेड अप ऑफ कार्बन। और एग्जांपल भी लिख लेते साथ में, ओके। ग्रेफाइट, नंबर 2 इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ओके। डायमंड और ग्रेफाइट ऐसे दो, पहले एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करेंगे। देखिए दोनों को कंपेयर करते चलते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ सरफेस, हम बोल सकते हैं सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? डायमंड है, ओके। तो इट इज नॉन मेटल ओनली। हमने अपने माइंड में ये रखा कि मेटल इज द स्ट्रॉन्गर वन, हार्डेस्ट वन, बट उससे भी हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? नॉन मेटल है, विच इज अ फॉर्म्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, दैट इज डायमंड। ध्यान में रखिएगा, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। दूसरा फॉर्म कार्बन का है ग्राफाइट। ये सॉफ्ट होता है, इजीली टूट जाता है, जो कि जो पेंसिल में लीड रहती है उसमें ये यूज किया जाता है। अब दोनों की प्रॉपर्टी, मैंने अभी बोला कि फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग क्यों रहेगी, तो इसके पीछे का रीजन है कि इसमें जो भी एटम्स प्रेजेंट रहेंगे ग्राफाइट में और डायमंड में, कौन से एटम? कार्बन के एटम। ये कार्बन से ही बना है दोनों चीजें। इसमें जो भी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन रहेगा, वो अरेंजमेंट दोनों में अलग अलग रहते हैं। तो अब ये अरेंजमेंट क्या होता है देख लेते हैं। जैसे डायमंड में, जैसे एक सिंगल कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम से इस तरह से ज्वाइन रहता है, ओके। एक एटम, वन एटम ऑफ कार्बन ज्वाइन विथ 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग व्हाट? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ओके। इसका स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोल सकते हैं, और वो रिजिड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करता है। ये चीज अच्छे से नोट कर लीजिएगा। डायमंड में जो कार्बन है, एवरी कार्बन इज ज्वाइंड विथ 4 अदर कार्बन फॉर्मिंग
रिजिड स्ट्रक्चर। ओके, रिजिड मतलब एकदम सॉलिड रहता है, जो कि उसे बहुत हार्ड बनाता है। लेकिन अब ग्राफाइट में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन है वो इस हेक्सागोनल फॉर्म में रहते हैं। ओके, हेक्सागोनल एरे बनाता है ये। तो देखिए ये जो एटम्स हैं, और इसमें ग्राफाइट में एक कार्बन 3 अदर कार्बन एटम्स से जॉइंट रहते हैं। ओके, बॉन्ड फॉर्म करते हैं या तो जॉइंट रहते हैं बोल सकते हैं। अब ये हेक्सागोनल फॉर्म दिख रहा है, इस तरीके से हेक्सागोन बन गया है। लेकिन मैंने क्या बोला कि इसमें हर एक जो कार्बन है, जैसे 3 अदर कार्बन से ये जॉइंट रहेगा, तो इसे भी हम देख लेते हैं। ये दूसरा हेक्सागोन बन गया। ओके, ये तीसरा बन जाएगा यहाँ। ओके, इस तरीके से ये हेक्सागोन बनते जाएगा। ध्यान में रखिए ये इस तरीके से हेक्सागोन बनते जाएगा। ओके, समझ में आया? इस तरीके से इसको बोलते हैं हेक्सागोनल एरे। तो यहाँ भी और एक बनेगा, तो इस तरीके से यहाँ कार्बन नहीं लिखते, डॉट ही लिखते हैं, इसे हेक्सागोनल एरे बनाते जाएगा। और ये लेयर के फॉर्म में रहता है, प्लेन के फॉर्म में रहता है, एक के ऊपर एक ये लाई रहता है। तो इस तरह से हेक्सागोनल एरे ग्रेफाइट में बनता है। ओके, तो इस अरेंजमेंट ऑफ कार्बन के वजह से ये ग्राफाइट और डायमंड दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो ये था हमारे दो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ कार्बन, दैट इज कॉल्ड एज द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। और एक एग्जांपल है उसमें फुलरेंस। ओके, थर्ड एग्जांपल लेंगे हम फुलरेंस। ओके, फुलरेंस। फुलरेंस क्या होता है? इट इज अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब ये एक फुटबॉल के शेप में रहता है, फुटबॉल के शेप में रहता है। इसमें कार्बन का जो अरेंजमेंट रहेगा, एक कार्बन, इसमें दो तरीके के मीन्स इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, हेक्सागोन और पेंटागोन के फॉर्म में। ये भी चीज याद में रखिएगा। फुलरेंस जो है इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। और इसमें जो इसका शेप जो रहेगा लाइक अ फुटबॉल, और इसमें जो एक कार्बन जो पैटर्न में अरेंजमेंट रहेंगे, कभी हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंज रहेंगे या तो कभी पेंटागोनल फॉर्म में अरेंज रहेंगे। तो ये दो ही प्रॉपर्टीज फुलरेंस की याद में रखिए। और इनिशियली जब फुलरेंस की डिस्कवरी हुई थी तो उसे C60 नाम भी दिया गया था। तो ये भी चीज आपको नोट डाउन करके रखना है। फिर उसका नाम फुलरेंस रख दिया गया है। तो ये सारे डिफरेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आगे आने वाले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेने वाले, तो देखना मत भूलिएगा। हमारा जो भी आगे का वीडियो है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आगे आने वाला टॉपिक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर।